Good morning to all. Myself Vijaypal, PGT History, Government Senior Secondary School, Rodai, Rewadi, Class 11th, Chapter 2, लेखन कला और शहरी जीवन भाग 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, मेसोपोटामिया अर्थात इराक में लेखन कला के विकास की प्रक्रिया को जानना। दूसरा, मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली को समझना। तीसरा, मेसोपोटामिया की साक्षरता अर्थात पढ़े लिखे लोगों की संख्या की जानकारी प्राप्त करना। चौथा, मेसोपोटामियाई लेखन के प्रयोग की जानकारी लेना। पांचवा, दक्षिणी मेसोपोटामिया में हुए शहरीकरण में मंदिरों और राजाओं की भूमिका को समझना। पाठ के मुख्य बिंदु। डियर स्टूडेंट्स, इस भाग के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। लेखन कला का विकास। दूसरा, लेखन प्रणाली। तीसरा, साक्षरता। चौथा, लेखन का प्रयोग। और पांचवा, दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। और इसमें हमें पढ़ना है मंदिर और राजा। तो इस भाग के इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। लेखन कला का विकास। प्यारे बच्चों, इस बिंदु में हमें यह देखना है कि कैसे और कब मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास होता है। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो इसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रकट की जाती हैं। इन दो पट्टिकाओं या टैबलेट्स को देखिए जो लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। ये मेसोपोटामिया की पहली लिखित भाषा या संकेतों की रूप में लिखी गई लिखावट है। इसमें संख्या या सामानों की जानकारी दी गई है। जैसे कि आप इस पट्टी में देखिए, ऊपर चिन्ह या संकेत के द्वारा बैलों को दिखाया गया है। उसके नीचे कुछ फसलें हैं, उससे नीचे अनाज और मछली, और साथ में संख्याएं एवं नाव हैं। साथ में इस दूसरी पट्टी में आप देखते हैं कि कुछ कील नुमा अक्षर बने हुए हैं और उनका क्या वर्डिंग बंदी है इंग्लिश में, ये साथ साथ में लिख के दिखाया गया है। ये लगभग 5000 इस तरह की पट्टिकाएं मिली हैं जिसमें हमें बैलों, मछलियों, रोटियों आदि की विस्तृत सूचियां मिली हैं। ये इस तरह की पट्टिकाएं हमें दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहर उरूक के मंदिरों में मिली हैं, जो वहाँ से जाने वाले और आने वाले सामानों की शायद सूची होगी। इस तरह की विभिन्न पट्टिकाओं को देखकर ऐसा लगता है कि लेखन कार्य तब शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पे होते थे, उन्हें करने वाले लोग भी अलग अलग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। अतः उन सब का लिखित रिकॉर्ड रखना जरूरी हो जाता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, जैसा कि आप ये दो पट्टिकाएं देख रहे हैं। लिपिक अर्थात लेखक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर थाप कर एक आकार की पट्टी का रूप दे देता था, जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके और सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे अर्थात एक प्रकार का पौधा की गीली नोक, गीली और तीखी यानी शार्प
जो पिन है उससे नम मिट्टी पर कील आकार के या कील नुमा या यूनिफॉर्म अक्षर बना देता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब किताब, असंगत या गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। और जब एक बार, चूंकि आप जानते हैं, एक बार अगर पट्टिका सूख गई तो उस पर दोबारा कुछ नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इस प्रकार मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल केवल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि बहुत से कामों के लिए किया जाने लगा, जैसे शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अक्कदी शासकों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था, तो सुमेरियन का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया, जो लगभग 2000 वर्षों तक चलती रही। लेखन प्रणाली। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे इस भाग का दूसरा बिंदु है जिसमें हमें यह देखना है कि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली किस प्रकार की थी। जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता है, जैसे कि हिंदी या अंग्रेजी या दूसरी भाषा में होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के वर्ण ABCD इस तरह, या हिंदी के A, A, I, I, U, बल्कि एक अक्षर, पूरा एक अक्षर था जो कीलाकार भाषा में लिखा जाता था। जैसे अंग्रेजी में पुट, इन, आउट, इस तरह के शब्द बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेसोपोटामियाई जो लेखन प्रणाली है वो वर्ण आधारित न होकर के अक्षर आधारित थी। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। इस प्रकार लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता अर्थात पढ़े लिखे लोगों की संख्या। डियर स्टूडेंट्स, इस बिंदु में हमें यह देखना है कि मेसोपोटामिया में साक्षरता कितनी थी। भले ही लेखन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई हो, लेकिन वहाँ पर साक्षरता अर्थात पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, क्योंकि न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थे। जैसा कि आप पहले वाली इन दो पट्टिकाओं में देख चुके हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन वर्ण आधारित न होकर अक्षर आधारित थे, अर्थात सभी अक्षरों को याद करना और उनके चिन्ह याद करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता था। अगर राजा पढ़ा लिखा था तो वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए जो राजा की प्रशंसा करते हो। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र राजा को पढ़कर सुनाया जाता था।
इसलिए उसकी शुरुआत राजा को संबोधित करते हुए होती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि राजा के द्वारा क्या काम सौंपा गया था और सौंपे गए काम को किस प्रकार पूरा किया गया है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सृष्टि के बारे में अर्थात दुनिया के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य अर्थात एक पुरानी कहावत या कहानी के अंत में यह लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि गवालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि राजा के द्वारा ये कोशिश की जाती थी कि उसकी प्रशंसा न केवल वर्तमान लोग बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी जान सके, कर सके। लेखन का प्रयोग। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे इस भाग का अगला बिंदु है, जिसमें हमें देखना है कि मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता था। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे केवल शहर कहकर पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को शासक एन मरकरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था यह कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरहटा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा मतलब एक नगर के लोगों ने उन्हें चूहों की तरह नमस्कार किया। कहने का मतलब ये है कि ऊंचाई से जब देखते हैं तो लोग छोटे छोटे चूहों की तरह ही दिखाई देते हैं। दूत ने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अरहटा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बार बार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसी तरह उरूक के राजा की ओर से उसको बार बार धमकियां मिलती रही और आश्वासन भी मिलता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। हालांकि उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरेटा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील अर्थात कीलाकार शब्द थे। उसे देखते ही राजा की त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नज़र गड़ाए रखी। हालांकि इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की
उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। प्यारे बच्चों, इस भाग का ये अगला बिंदु है जिसमें हमें यह देखना है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण हुआ है उसमें मंदिर और राजा की क्या भूमिका थी। लगभग 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर थे। हमें इस भाग में पहले 2 प्रकार के मंदिरों के बारे में चर्चा करनी है। बाहर से आकर बसने वालों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय अर्थात देवता का आलय या घर था, जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थल थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ साथ बड़े होते गए। कुछ प्रारंभिक मंदिर घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। मंदिरों में पूजा का केंद्र बिंदु देवता होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। मंदिरों की फर्श के नीचे मछली की हड्डियां मिली हैं, इस आधार पर ऐसा कहा जाता है। आराध्य देव अर्थात जिसकी हम पूजा करते हैं, सैद्धांतिक रूपों से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय के साथ साथ मंदिरों में धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य क्रियाएं भी होने लगी, जैसे कुछ सामूहिक क्रियाएं, तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यहीं पर किए जाने लगे। इसी तरह व्यापारियों के संबंधित क्रियाकलाप या पूरे समुदाय से संबंधित कार्यक्रम यहीं पर ही आयोजित किए जाने लगे और धीरे धीरे मंदिर एक मुख्य शहरी संस्था का रूप लेता गया। हालांकि मेसोपोटामिया में ज़मीन प्राकृतिक रूप से उपजाऊपन लिए थी, लेकिन पानी को लेकर कई बार लोगों में झगड़े होते रहते थे और जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया लड़ाई जीतने के लिए अपने साथियों या अनुयायियों पर आधारित होते थे और लूट का माल आपस में बांटकर उनको खुश रखते थे। समय के साथ साथ इन मुखियाओं या राजाओं ने कुछ कल्याणकारी कार्यों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया और इस प्रकार लोगों में या अपने समुदाय में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करने लगे। विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ जाए। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए दूर दूर भेजा।
जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रख कर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। चूंकि मुखिया और लोगों को एक दूसरे की जरूरत थी या एक दूसरे के साथ की आवश्यकता थी, इसलिए मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। उरूक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरूक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उरूक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले ही एक मजबूत दीवार अर्थात प्राचीर बना दी गई थी। उरूक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। साथ ही उरूक नगर के क्षेत्र का भी विस्तार होता गया। उदाहरण के लिए 2800 ईसा पूर्व के आसपास इसका विस्तार बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया था। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगाने तथा सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरूक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए शहतीर बनाने अर्थात लंबे लकड़ी के लट्ठे बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु अर्थात कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई है। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे थे।
पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आइए हम इसकी दोहराई करते हैं। हमने मेसोपोटामिया अर्थात इराक में लेखन कला के विकास की प्रक्रिया को जाना है। साथ ही मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली को समझा है। तीसरा, मेसोपोटामिया की साक्षरता अर्थात पढ़े लिखे लोगों की संख्या की जानकारी प्राप्त की है। अगला, मेसोपोटामियाई लेखन के प्रयोग की जानकारी हासिल की है। और अगला है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में हुए शहरीकरण में मंदिरों और राजाओं की भूमिका को समझा है। गृह कार्य या होमवर्क। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मेसोपोटामियाई लेखन कार्य काफ़ी जटिल और मुश्किल भरा था। अपने विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न, हालांकि लेखन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी, फिर भी वहाँ साक्षरता काफ़ी कम थी, क्यों? तीसरा प्रश्न, आपके विचार से मेसोपोटामिया में लेखन कार्य किन किन कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था? चौथा प्रश्न, मेसोपोटामिया में शहरों का विकास किस प्रकार हुआ, विशेषकर इनमें मंदिरों और राजाओं की क्या भूमिका थी? और अंतिम प्रश्न, उरूक शहर का उदाहरण देकर समझाइए कि शहरों का विस्तार गांवों के विनाश पर ही हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, इस भाग के सभी बिंदुओं पर चर्चा करने, पाठ की दोहराई करने के आधार पर ही आपको ये गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप इनको सरलता से कर पाएंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और इन प्रश्नों को हल कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।